हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 78 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 79 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको रेशियो दे रखा है, साथ में कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी हैं, तो हमें उनका इम्पैक्ट बताना है कि हमारे रेशियो के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या वो इंप्रूव हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है या नो चेंज हो रहा है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 0.4:1। ये रेशियो दे रखा है हमें। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशियो। हमारे रेशियो के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो बताना है। देखो, पहली ट्रांजैक्शन आ रही है सेल ऑफ मशीनरी एट ए लॉस ऑफ 50,000। 50,000 में हमने अपनी मशीन को सेल आउट करा। कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखो जरा। फॉर्मूला पहले लिख लो। जो रेशियो दे रखा है 0.4:1 दे रखा है। जो लास्ट की डिजिट है उसको हमेशा कोई भी एक इमेजिन फिगर ले लिया करो। 1 लाख ले सकते हो, 10,000 ले सकते हो, 10 लाख ले लो। हमने ये 10 लाख क्यों लिया वो भी बताता हूं। देखो, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को 10 लाख लिया, तो डेट कितना बन जाएगा? ये 0.4 है तो ये 4 लाख बनेगा। क्यों लिया? लॉजिक है, इसमें अमाउंट दे रखा है और जब भी क्वेश्चन में आपको अमाउंट हो तो उससे बड़ी वाली फिगर लेनी चाहिए। देखो, इसमें मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख तक का आ रहा है, तो 5 लाख से ज्यादा वाली वैल्यू लेनी चाहिए। लेट करो, कम वैल्यू दे रखी है तो आप 1 लाख भी ले सकते हो, 10,000 भी ले सकते हो, दूसरी फिगर भी ले सकते हो। उसमें कैलकुलेशन टफ पड़ेगी, इसलिए लेनी चाहिए। जैसे 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। अब क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, आप बड़े ध्यान से देखना। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है सेल ऑफ मशीनरी एट ए लॉस ऑफ 50,000। हमने मशीन को सेल आउट करा 50,000। तो रेशियो के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा वो जरा देखते हैं। देखो, जब आप मशीन सेल करोगे तो मशीन तो डिक्रीज होगी। यहां लिख लो पहले आप। एक तो आपकी मशीन, फिर इसकी नेचर पे चले जाएंगे। ये तो डिक्रीज हो रही है, नीचे एरो का साइन का मतलब डिक्रीज होना। कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, साथ में आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस, याद करो ये रहा। ये क्या है आपका? ये डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तीनों की नेचर पे चले जाओ। ये तो मेरी फिक्स असेट्स है। क्लियर है? ये मेरी करंट असेट्स है और ये मेरा शेयर होल्डर फंड के अंदर इंपैक्ट डालता है क्योंकि वो कम होगा। लिख लो शेयर होल्डर फंड। बहुत ध्यान से देखते जाओ। कितने से कम दिखा रखा है? 50,000 से। इसका मतलब मेरे डेट के ऊपर तो कोई चेंज आ नहीं रहा। डेट तो आज भी 4 लाख ही है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया। चेक करके देख लो, ये तो 4 लाख ही है और कैपिटल एम्प्लॉयड आज कितना हो गया? 9,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड अब कितना हो गया? 950। 950 कैसे आया? 50 का लॉस हुआ है। और शेयर होल्डर फंड कैसे बनता है? शेयर कैपिटल आपको बता रखा है और प्लस जो है उसमें जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। लॉस होगा तो शेयर होल्डर फंड कम होगा, तो ये चीज हमने कम कर दी। चेक करोगे, डिनोमिनेटर जैसे ही कम होगा तो रेशियो क्या हो जाएगा? इंप्रूव। आंसर लिखो इसका, इंप्रूव। क्लियर है? ये था, ये आपका रेशियो आ गया, ये इंप्रूव हो गया। करके भी देखना चाहो तो कर सकते हो आप। इसको डिवाइड करोगे तो पता है कितना रेशियो बन जाएगा? ये बनेगा 0.42:1। चेक कर लो, पहले से क्या हो गया? पहले 4 था, अब कितना हो गया? 4:2। तो इंप्रूव हो गया। लिख दिया आंसर, इंप्रूव। अब ऐसे ही सेकंड करो, हर एक ट्रांजेक्शन ऐसे सोच के करो, कभी गलती नहीं होगी। अगला आ रहा है परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट ऑफ 2 months। 80,000 का आपने स्टॉक परचेज करा, क्या इंपैक्ट पड़ता है जरा देखते हैं। देखो, आपका स्टॉक बढ़ गया और साथ में आपके क्रेडिटर भी बढ़ गए क्योंकि क्रेडिट में परचेज हुई है। दोनों ही चीजें बढ़ गई हैं, ध्यान रख लेना। क्या चीज है? ये भी इंक्रीज हो गई और ये भी इंक्रीज हो गई और अमाउंट भी आपको बता रखा है 80,000 से हुआ है ये। क्लियर है? दोनों चीजें 80 से हुई हैं। क्या इंपैक्ट पड़ता है? दोनों की नेचर पे जाओ। ये तो करंट असेट्स, ये करंट लायबिलिटी। क्लियर है? रेशियो के अंदर देखो, डेट में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा। डेट तो आज भी 4 लाख ही है। लिख के देख लो, ये लो, ये तो 4 लाख ही आज भी। और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता शेयर होल्डर फंड पे, क्योंकि कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा करंट असेट्स करंट लायबिलिटी से। पूरा का पूरा कितना है? 10 लाख है आज भी। रेशियो कितना आ गया? अब भी 0.4:1। अच्छा, ये मैं लायबिलिटी अप्रोच से बता रहा हूं। असेट से करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आपकी एक तरफ असेट्स बढ़ती है, टोटल असेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 तरीके से निकलता है, याद रख लो। असेट्स अप्रोच से और लायबिलिटी से। असेट से भी करके देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? आप फिक्स असेट लोगे प्लस करंट असेट्स और साथ में ये 80,000 प्लस करोगे, लेकिन उधर लायबिलिटी भी आपकी बढ़ गई, करंट लायबिलिटी, तो 80 माइनस करेंगे क्योंकि हम तो वहां क्या लिखते हैं? वर्किंग कैपिटल लिखते हैं। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी अप्रोच से करके देख लो। तो आंसर क्या आ गया? नो चेंज लिख दो। एक ही अप्रोच से करके देखोगे तब भी क्लियर हो जाएगा। दोनों से करके देखना, आप दोनों से करके देखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पे आ रहे हैं।
थर्ड के अंदर लिखा है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 लाख। आपने 5 लाख से कन्वर्ट कर लिया डिवेंचर को, जरा पहले लिख लें एक बार यहाँ। भाई एक तो आपके डिवेंचर क्या हो गए, कन्वर्ट करे तो ये तो कम हो गए, और साथ में आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई। अमाउंट लिख लें, उसके बाद आपको समझाता हूं। देखो ये आपका इंक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, दोनों की नेचर पे जाओ। पहले नेचर करते हो तो ये तो मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बनेगा, क्योंकि ये शेयर होल्डर फंड है और शेयर होल्डर फंड इसमें इन्वॉल्व है, और डेट आपका डिक्रीज हो रहा है। लेकिन डेट आपका जिस ईयर में, याद रख लो, कन्वर्जन हो या रिडम्पशन हो, वो नॉन करंट में नहीं आएगा, करंट लायबिलिटी में आएगा। ध्यान रख लेना, कहीं गलती कर दो। ये नॉन करंट लायबिलिटी कब बनती है, जब इसकी पेमेंट 1 साल से ज्यादा में करनी हो। लेकिन जिस ईयर में हमने इसको रीपे करना है, उस ईयर में हम इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, करंट लायबिलिटी में। कभी भी नॉन करंट में नहीं लिखते। नॉन करंट लायबिलिटी तभी बनती है जब वो मोर देन 1 ईयर में रीपे करनी हो। लेकिन आपकी रिडम्पशन डेट आ गई तो जिस ईयर में रिडम्पशन डेट है उस ईयर में वो शिफ्ट होकर करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे। तो यानी कि डिवेंचर तो आज भी पूरे 4 लाख ही है। कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इसी के अंदर है। ये तो 4 लाख ही रहा, लेकिन ये बन गया आपका 15 लाख। पहले 10 लाख था, 5 लाख से जैसे ही शेयर कन्वर्ट करोगे तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी, तो ये कितना बन जाएगा, 15 लाख। डिनोमिनेटर जैसे ही बढ़ेगा रेशियो डिक्रीज होगा, याद रख लो। इसको करके भी देखोगे आप सॉल्व, तो ये पता है कितना आ जाएगा, 0.27:1 करके देखना। यहां लिख लो, इसका रिड्यूस हो गया आंसर। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ पे लिखा है परचेजेज ऑफ फिक्स एसेट 4 लाख। 4 लाख की आपने फिक्स एसेट परचेज करी ऑन ए लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। आपने लॉन्ग टर्म पेमेंट बेसिस पर, पेमेंट बेसिस का मतलब है क्रेडिट में परचेज करी है और लॉन्ग टर्म वाले पर करी है। तो कैसे फर्क पड़ता है जरा देखते हैं। भाई आपकी फिक्स एसेट्स तो बढ़ गई और साथ में आपके डेट भी बढ़ गए, यानी कि लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस पर परचेज कर रहे हो आप। दोनों की नेचर पे चले जाओ। इसकी नेचर क्या है, फिक्स एसेट्स की, ये तो आपकी फिक्स एसेट ही है। और ये डेट क्या है, आपके डेट भी है, लेकिन डेट के साथ साथ प्लस याद रख लेना कैपिटल एम्प्लॉयड में भी इंक्लूड होंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बनता है, याद करो, शेयर होल्डर फंड प्लस डेट, यानी कि डेट जैसे ही बढ़ेगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंक्रीज होगा उतने अमाउंट से। कितने से इंक्रीज हुआ है, 4 लाख। दोनों में ऐड करो। भाई कितना हो गया आज, ये 8 लाख। बेस इसी को मानना है। आपके 4 लाख के तो रेशियो दे ही रखा था। कहता है आप यदि 4 लाख की असेट्स परचेज करते हो ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस तो डेट इंक्रीज हो गए। डेट कितने के हो गए, 8 लाख। 3 लाख बन गया। ये समझ आया क्यों किया मैंने, क्योंकि 10 लाख तो पहले ही दे रखी है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बनता है, ध्यान रख लो, बार बार रिपीट कर रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर फंड प्लस डेट, डेट इंक्रीज होगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंक्रीज होगा, याद रखना। तो रेशो करके देखोगे तो 0.57 आ रहा है, और पहले कितना दे रखा था चेक करो, ये रहा 0.4:1। तो यानी कि इंक्रीज हो गया। लिखो आंसर इंप्रूव। तो ये तो हो गया हमारा 79। अब 80 से स्टार्टिंग करते हैं, वहां से नया रेशियो स्टार्ट हो रहा है, वहां से आ रहा है एक्टिविटी रेशियो, उसकी स्टार्टिंग करते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं 80 से। यहां से रेशियो चेंज हो रहा है, यहां से नई रेशियो आ रही है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में टोटल 6 रेशियो कवर करेंगे, जिसमें 4 रेशियो तो पुरानी है और 2 रेशियो सीबीएसई ने लास्ट ईयर ही ऐड करी है, उन पे भी अच्छा फोकस करेंगे। देखो पहले मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज द एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या है वो समझते हैं। जितनी हमारी टोटल बिजनेस में असेट्स इन्वॉल्व हैं उनकी एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करती है ये रेशियो, जिससे मैनेजमेंट को ये हेल्प मिलती है कि जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, बेसिकली क्या होती हैं, हमारी असेट्स हैं, जैसे इन्वेंट्री हो गया, डेटर्स हो गए, वर्किंग कैपिटल होगी, फिक्स एसेट्स हो गई, इनका प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। तो आज जो रेशियो करने जा रहे हैं वो रेशियो करने जा रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आंसर इन सब के जो देंगे वो आप टाइम्स की फॉर्म में दोगे। जैसे अभी आपने लिक्विड रेशियो और सॉल्वेंसी में करा था, उनमें प्योर रेशियो की फॉर्म में दिखा रहे थे। भी टर्नओवर रेशियो आएंगी, उनको जो है टाइम्स की फॉर्म में करेंगे। इन्हीं को एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं, इन्हीं को टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। तो पहली रेशियो जो आ रही है वो बेसिकली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ रही है, उसी का नाम है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये आपके स्टॉक की, यानी कि हमारी इन्वेंट्री की एज को बताता है कि हमारी इन्वेंट्री कितनी जल्दी जो है सेल में कन्वर्ट हो रही है। इस रेशियो से ये हेल्प मिलती है बिजनेस को। यदि ये रेशियो जितना हमारा हाई आएगा, समझ लेना उतना अच्छा है। इसका मतलब हमारी जो सेल हो रही है, हमारी इन्वेंट्री ज़्यादा दिन बिजनेस में नहीं रुकती, जल्दी ही वो सेल में कन्वर्ट हो रही है। साथ में यदि ये रेशियो लो आया तो मीनिंग है कि हमारी इन्वेंट्री जल्दी जो है सेल में कन्वर्ट नहीं हो रही, उसमें मनी ब्लॉक हो रही है। चीज क्लियर हो गई। बेसिकली आपको इन्वेंट्री की एज का पता चल जाएगा, इन्वेंट्री कितनी जल्दी आपकी सेल में कन्वर्ट हो रही है। पहले फार्मूला देखते हैं।
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एक ही मीनिंग है। इन्वेंट्री स्टॉक को ही बोलते हैं, याद रख लो। कभी कभी क्वेश्चन में स्टॉक देगा, कभी इन्वेंट्री देगा, दोनों का मीनिंग सेम है, ये समझ लो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का दूसरा नाम अच्छी तरह से नोट कर लो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, पार्टनरशिप में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कैसे फाइंड आउट होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, गिवन नहीं होगी ज्यादातर हर क्वेश्चन में, ये हमें फाइंड आउट करनी है। दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं इसको, ये हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? नेट सेल्स। नेट सेल का दूसरा नाम अच्छी तरह मैंने लिख दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं? आरएफओ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कॉग्स, जो आपने 11th में कर रखा है। नेट सेल का मतलब है यदि कभी सेल रिटर्न दे तो पहले सेल रिटर्न माइनस कर देना, उसको बोलते हैं नेट सेल्स। नेट सेल्स लिखेंगे, माइनस कर दो यदि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो, और क्वेश्चन में यदि ग्रॉस लॉस दे दे तो उसको प्लस कर देना नेट सेल में, तो क्या निकल जाएगा? कॉग्स। ये तब निकलेगा जब आपको सेल्स और प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो। कई बार हमें सेल्स और ये ना दे तो फिर हम दूसरे तरीके से निकाल लेंगे, उसमें हमें परचेजेज और दो स्टॉक देगा और साथ में एक्सपेंस देगा डायरेक्ट। कैसे निकलता है देखो, ये ओपनिंग इन्वेंट्री लिखो यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज। नेट का मतलब यही है, परचेज रिटर्न है तो माइनस करो, उसको बोलते हैं नेट परचेजेज, प्लस करो डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर है? तो कॉग्स हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि सेल्स और प्रॉफिट या लॉस है तो इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा, और यदि आपको ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस है तो इस तरीके से निकल जाएगा। क्लियर है? अब ये देखते हैं एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है। दो इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई। और कभी कभी क्वेश्चन में एक ही इन्वेंट्री दे तो उसी को एवरेज मानते हैं, याद रख लेना। साथ में अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सी है? वेजेज हो गया, कैरिज हो गया, फ्रेट हो गया, पावर हो गया, फ्यूल हो गया। या इन एक्सपेंस के आगे कभी इनवर्ड लिखा जाए, जैसे फ्रेट इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड, तो वो भी डायरेक्ट है। आउटवर्ड आएगा तो इनडायरेक्ट है। क्लियर हो गया ये? अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं 80 से, तब क्लियर हो जाएगा आपको। चलो भाई मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए 80 में, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, यानी कि कॉग्स आपके पास गिवन है। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2,50,000, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर 3,50,000। एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है। फार्मूला क्या बताया था अभी आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? कॉग्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉग्स तो क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री दे नहीं रखी, वो फाइंड आउट कर लाएंगे। एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो कितनी है, कैसे निकलती थी? ओपनिंग इन्वेंट्री याद करो प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये पुट कर दो, आप निकाल लो। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है, ये तो फार्मूला बनता है एवरेज इन्वेंट्री का। कितनी दे रखी है नोट करो, एक तो दे रखी है 2,50,000, लिखो 2,50,000 और प्लस करो इसके अंदर 3,50,000, डिवाइड कर दो इसको 2 से, टोटल कितना बन गया देखो, 3 और 2 5, 6 लाख बन गया। ये लिख लो 6 लाख डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया? 3 लाख रुपी। कॉग्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, कॉग्स कितना गिवन है नोट करो, 9 लाख रुपी। तो पुट कर दो फार्मूले में, अब फार्मूला लगा दो, लिख दो, लिखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या बताया था आपको? कॉग्स अभी छोटा सा लिख देता हूं मैं यहाँ, एवरेज इन्वेंट्री पुट कर दो ये फार्मूले में। कॉग्स क्या था? यही तो था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 9 लाख रुपी दे रखा है, अच्छी तरह से नोट कर लो, ये रहा 9 लाख, लिख दो 9 लाख डिवाइड करो 3 से, 3 लाख रुपी दे रखा है जो एवरेज इन्वेंट्री आई। भाई दोनों गिवन है, कॉग्स गिवन है 9 लाख रुपी, इन एवरेज इन्वेंट्री अभी अभी फाइंड आउट कर लाए 3 लाख, पुट कर दो फार्मूले में, कितना आ गया? 3 टाइम्स। यही तो इसका आंसर था, ये लो, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 80। बहुत इजी क्वेश्चन था। जितने भी आपके टर्नओवर रेशियो के आंसर आएंगे सबके टाइम्स में आएंगे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 81, रीड करता हूँ, आप देखिए लिखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो गिवन है 5 लाख रुपी। परचेजेज आपको दे रखा है 5,50,000, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 1 लाख रुपी, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे नहीं रखी, फाइंड आउट कर लेंगे। देखो फार्मूला क्या था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपी, पुट कर दो 5 लाख रुपी। ये एवरेज इन्वेंट्री आपको दे नहीं रखी, वो फाइंड आउट कर लाएंगे। कैसे फाइंड आउट होगी देखो, एवरेज दो फार्मूले बताए थे, एक नेट सेल्स और प्रॉफिट वाला, वो तो दे नहीं रखा, परचेजेज और स्टॉक दे रखा है तो उससे निकल जाएगा। लिखो यहाँ पर पहले कॉग्स का फार्मूला, क्या बताया था आपको? ओपनिंग स्टॉक लिख लो, यहाँ क्या बताया था आपको? नेट परचेजेज, और माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, यही तो फार्मूला था आपको, याद रख लो। क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे इससे, उससे क्या है? एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। कॉग्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपी, पुट कर दो, ये रहा 5 लाख।
ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 लाख रुपी, लिख दो 1 लाख रुपी और प्लस कर दो ये आपको 5,50,000 दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक आपका फाइंड आउट हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं इसलिए उसको छोड़ देंगे, वरना क्या था प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस था फार्मूले में, एक्सपेंस दे ही नहीं रखा तो यानी कि वो 0 है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, दोनों को ऐड करो 650 हुआ। भाई इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ तो क्लोजिंग स्टॉक तो आपका आ गया, ये रहा। लिख दो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, टोटल ये तो बना 6,50,000 माइनस करो 5 लाख, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका आ गया 1,50,000, जिसकी रिक्वायरमेंट थी हमें। क्या जरूरत थी हमें इसकी, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री के लिए दो स्टॉक की जरूरत है, एक ओपनिंग इन्वेंट्री की, एक क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग तो दे रखी थी, क्लोजिंग ही आ गई। अब एवरेज इन्वेंट्री बना दो, लिखो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था बताया था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। कितना आ गया, ओपनिंग तो दे रखी है 1 लाख रुपी, देख लो ये दे रखी, ये रही ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग अभी अभी आप निकाल रहे, लिखो 1,50,000 और इसको डिवाइड कर दो 2 से, कितना बन गया 2,50,000 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 1,25,000। इट इज द एवरेज इन्वेंट्री। ये क्या चीज आ गई आपकी, एवरेज इन्वेंट्री, यही तो आई है, लिख लो एवरेज इन्वेंट्री। ये चीज आपके पास आ गई। अब हमारा हो गया क्वेश्चन, कॉक्स तो गिवन ही था 5 लाख रुपी, ये पुट कर दो 1,25,000, ये लो तो 4 टाइम्स आ गया, ये आंसर आ गया हमारा, लिख दो 4 टाइम्स। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 82 मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 50,000, परचेजेज दे रखी है 3,90,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि दैट इज नेट सेल्स वो 6 लाख रुपी दे रखा है, और साथ में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 30%। कैसे फाइंड आउट होगा देखें, ना तो एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पर और ना ही कॉग्स दे रखा। कॉग्स का एक फार्मूला बताया था, सेल्स वाला आपको बताया, लिखो पहले वो फार्मूला। क्या बताया था आपको कॉग्स का, वो लिख लो। कॉग्स किसके इक्वल आ जाएगा, कॉग्स मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये आपको बताया था नेट सेल्स, और माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट, वो क्वेश्चन में दे रखा है। जो जो चीजें गिवन है पुट करते जाओ, कॉग्स आ जाएगा। ये देखो नेट सेल आपको 6 लाख रुपी दे रखी है, बहुत ध्यान से देख लो, और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में बता रखा है 30%। और हमेशा जब कभी भी कुछ ना लिखा हो ग्रॉस प्रॉफिट के आगे कि वो ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल, तो हमेशा ऑन सेल का 30% माना जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट कितना आएगा 1,80,000। कैसे आया ये देख लो, 6 लाख का 30% कर दो इंटू 30/100 करोगे तो कितना बनेगा 1,80,000। क्लियर हो गया भाई। बता रहे हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 30% है सेल का, लिखा नहीं है, मैंने आपको बता दिया। कुछ नहीं लिखा होगा तो हमेशा सेल का माना जाता है कि वो 30% सेल का है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 180 आया, माइनस करो कितना बन गया आपका ये 4,20,000। ये क्या चीज आ गई नोट करो, कॉग्स आ गया आपका, ये चीज तो मिल गई। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे बनती है, कॉग्स का एक और फॉर्मूला बताया था आपको जिससे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लाएंगे, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा 81 में। लिखो यहां पर कॉग्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दो परचेजेज, क्वेश्चन में मेंशन है, अच्छी तरह से देख लो। जब भी ये इस तरीके से देगा तो समझ लो आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल लाओगे, और आपको एक्सपेंस डायरेक्ट दे नहीं रखे तो उसको छोड़ देंगे। क्लियर है, इसी को क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलते हैं, इसी को क्लोजिंग स्टॉक। कितना कितना दे रखा है चेक करो, ये रहा। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 50,000, लिख दो 50,000 की गिवन है। कॉग्स आपने अभी अभी निकाल लिया 4,20,000, पुट कर दो 420, और प्लस करो परचेजेज आपको दे रखी है 3,90,000, लिख दो 3,90,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे नहीं रखी, वही तो निकालनी थी हमने, निकल गई हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री। जिसको मैं स्टॉक बोल रहा हूं उसी को इन्वेंट्री मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, याद रख लेना। किसी क्वेश्चन में स्टॉक लिखेगा, किसी में इन्वेंट्री लिखेगा, मीनिंग एक ही है। अब जरा यहाँ चेक करो, ये बनता है आपका 4,40,000, तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस का साइन हो गया, और ये इधर चला जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक तो आपका आ गया। लिख लो क्लोजिंग स्टॉक कैसे आ गया, इन दोनों का सम करते हो तो 4,40,000 बन गया, माइनस कर दो इसको इधर लाओगे तो 4,20,000 आ गया। टोटल कितना आ गया 20,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब आपकी एवरेज इन्वेंट्री बन गई। लिख लो यहां पर एवरेज इन्वेंट्री। मैं इसीलिए दो जगह कभी स्टॉक लिख रहा हूं कभी इन्वेंट्री, मीनिंग एक ही है, याद रख लो। कैसे बनती है ये, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2।
देखो ओपनिंग इन्वेंट्री तो ये दे रखी है आपको, ये रहा 50,000, क्लोजिंग 20 निकाल रहे, लिख दो 50,000 और प्लस करो 20,000, डिवाइड कर दो इसको 2 से, करोगे तो 70,000 आ रहा है ये दोनों का सम, डिवाइडेड बाई 2 करो 35,000 एवरेज इन्वेंट्री आ गई। हमें इसी की तो जरूरत थी, याद कर लो, ये रहा, ये क्या चीज़ आ गई आपकी एवरेज इन्वेंट्री, लिख लो इसके आगे। अब ये इसको पुट कर दो यहाँ पर, भाई आपको कॉग्स पता चल गया वो कितना है 4,20,000, एवरेज इन्वेंट्री कितनी आई है 35,000, हो गया, ये पुट कर दो यहाँ पर, ये रहा, ये तो 4,20,000 है कॉग्स, तो ये दे रखा गिवन। अभी जो हमने फाइंड आउट कर लिया, एवरेज इन्वेंट्री 35,000 करोगे तो ये 12 टाइम्स पे चली गई, लिख दो 12 टाइम्स, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तो आज हमारे अब ये 82 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।